इस समय। मीडिया आप भी ले लीजिए और आप भी बाजू में खड़े हुए। मैं 2 मिनट का समय और लूँगा अतिथियों का, और उनका सम्मान हमारे अतिथिगण करेंगे। शॉल और श्रीफल से हम कवियत्री डॉक्टर इंद्रजीत कौर का सम्मान। गगन पास में एक साहित्यिक अनुभव है, उसकी ओर आपको लेकर जाए। कुछ अनकहा में क्या कहा रह गया, वो क्या कहा जाना चाहिए, वो सब संदर्भ चिंतन के विषय हैं। बहुत खूबसूरत वातावरण में, सुंदर चाय के बीच में, कार्यक्रम के मध्य में सीधे हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक और अभिव्यक्ति के जादूगर, वरिष्ठ पत्रकार, बहुआयामी व्यक्तित्व, और इस समय दमों के सोशल मीडिया में विशिष्ट पहचान रखने वाले, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, ऐसे हमारे वरेण्य अग्रज माननीय नरेंद्र दुबे जी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें और आप सबकी करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत चाहेंगे। माननीय नरेंद्र दुबे जी। सम्मानीय अध्यक्ष, मेरे अभिभावक सम डॉक्टर अभिनंदन चिले जी, जिनकी लेखनी को पढ़ने के लिए और जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। न केवल हम सब लालायित रहते हैं, देश के कोने कोने से जिनको सुनने की मांग रहती है, वो व्यस्त रहते हैं। हम सबके गौरव पुरुष पूज्य गुरुवर डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी, अभी आपने जिनकी विद्वत और अकादमिक समीक्षा सुनी कृति के बारे में, डॉक्टर एस पी पचौरी साहब, इस कृति के कृतिकार और जिनकी आपने वक्तव्य और कविताएं दोनों सुनी, बहुत ही परम सम्मानीय डॉक्टर इंद्रजीत कौर भट्टी जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे MLB स्कूल के प्राचार्य, कलाधर्मी, विभिन्न विधाओं में अपना दखल रखने वाले, अधिकार रखने वाले मेरे अनुज डॉक्टर आलोक सोमवलकर जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, डॉक्टर SS भट्टी साहब, बिटिया गगनप्रीत जी, साहित्य कलाओं से और शिक्षा के क्षेत्र में आप लगाव रखने वाले, अधिकार रखने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जन, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, मैं क्या कहूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मंगलवार है। आप कहेंगे मंगलवार तो हद रहती है, कौन सी नई बात कह रहे हो आप। आज तारीख भी 13/5 है, तो मंगलवार है। तो नहीं मित्रों, ये मंगलवार नहीं, बड़ा मंगल है। विधाता कभी कभी अच्छे संयोग रच देता है। आमतौर पर जब कोई कार्यक्रम विमोचन हो, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, तो कोई पोथी पत्रा तो निकालता नहीं है। शादी ब्याह हो, किसी के पुत्र पुत्रिया हुई हो, तो पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त देखते हैं। और विधाता कभी कभी अच्छे संयोग जोड़ देता है। मित्रों, आज कल हमने बैसाख पक्ष की पूर्णिमा मनाई, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, और आज से ज्येष्ठ शुरू हुआ। तो ज्येष्ठ का जो पहला मंगलवार है, उसे हम हिंदू धर्मावलंबी बड़ा मंगल के रूप में मनाते हैं। मैंने आज माँ से पूछा कि बड़ा मंगल क्यों कहते हैं, सारे ऋषि मुनि इसका महात्मा उत्सव क्यों मनाते हैं। तो मुझे जो बात पता लगी, लोक में मान्यता प्रचलित है कि आज के दिन ही हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज का पहली बार उनके आराध्य
श्री राम जी प्रभु से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी, दर्शन हुए थे। तो ऐसा सब संयोग है जो हनुमान जी और रामचंद्र जी पहले का मिलते हैं। इसलिए जी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का जो पहला मंगलवार है, आज बड़ा मंगलवार है। आप सबको शुभकामनाएं हैं। श्री हनुमत प्रभु हम सबको समृद्ध करें, दीर्घायुष्य करें और देश में दुनिया में अमन शांति कायम रहे। मित्रों, यह जो मंच है आप सब देख रहे होंगे, विशिष्ट मंच है, असाधारण मंच है। आप कहेंगे क्यों? तो आप देखेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, इनने आपको समीक्षा सुनाई, कृतिकार और खुद संचालक, और उसके पहले जो बोल के गए स्वागत भाषण डॉक्टर इंदिरा जैन जी, सारे के सारे डॉक्टर हैं, एक अपने ग्राम को छोड़ के। तो आप समझिए कि विद्वानों के बीच में एक गरीब विद्यार्थी है और वो आपके पास कुछ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए आया है। गुरुओं का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। तो आप सबसे निवेदन ये है, उस विद्यार्थी की तरह ही मेरे संवाद को, मेरे वक्तव्य को लीजिएगा। उसमें कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ कर दीजिएगा। कुछ अच्छा कहें तो सराहना भले ना करें, पर कुछ ऐसी बात कह जाए जो नागवार लगे या अच्छी ना लगे तो मुझसे कोई शिकायत और शिकवा नहीं करना। जो कुछ कहना है भट्टी मैडम से कहना। उन्होंने मुझे बुलाया है तो सारी खबर आप उनसे लेना। अपने गरीब आदमी को तो आप माफ़ करके भेज देना। मित्रों, आज की कविता का जो संकलन विमोचित हुआ, दरअसल देखा जाए तो कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है। पर आप देखते होंगे कविताएं तो बहुत लिखते हैं, कवियों की तो बड़ी फौज है, पर वो कविताएं नहीं होती। कविताएं, सच्ची कविता लिखना बहुत दुरूह कार्य है। सर तो कहते हैं कि मुझे कविताओं की जब विमोचन होता है तो जाने में असुविधा होती है, कविताओं की किताब पढ़ने में असुविधा होती है, क्योंकि वो कविता जैसी लगती नहीं है। ये सच्चाई है। पर इस भीड़ में यदि कोई आपको कविता की अच्छी किताब मिल जाए, कोई अच्छा कविता सुनाने वाला मिल जाए, तो मित्रों ये हमारा भाग्य है। क्योंकि कविता से बड़ी सामर्थ्य, कविता से बड़ी ताकत किसी और माध्यम की होती नहीं। शब्द को हम ब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। शब्द की यात्रा लंबी होती है, अक्षय होती है, और अक्षर का शब्द का यदि बेहतर कोई उपयोग होता है तो वो कविता है। राम को राम बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो या तो वाल्मीकि ने या तुलसीदास जी ने किया है। ये अक्षर की ताकत थी मित्रों, वो शब्द की ताकत थी, कविता की ताकत थी। और जब कविता की ताकत आती है तो बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने टिक नहीं पाते। इसका आपने उदाहरण देखा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्ति, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ये कविता इतनी अद्भुत कविता बनी कि उसकी एक लाइन थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। उस एक लाइन को मिटाने के लिए पुस्तकों में पुस्तकें लिखी गई, इतिहास पर इतिहास लिखा गया, और उस कविता की ताकत थी मित्रों, वो एक लाइन मिट नहीं पाई, आजीवन जुड़ी। ये मैं कविता की ताकत के बारे में बता रहा हूँ। रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ इसलिए नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं कहता कोई ग्रंथ छोटा है, कि एक ही ऐसा ग्रंथ है अहरनिश 24 घंटे 12 महीने उस ग्रंथ की कहीं ना कहीं या तो रामायण के रूप में, अखंड पाठ के रूप में, सुंदरकांड के रूप में कहीं दुहाई दे दी जाती है, अखंड चलता रहता है। ये शब्द की ताकत है कि राम को राम बनाने का काम, राम से परिचय कराने का काम उस कविता ने किया। इस पुस्तक का जो सौंदर्य है, मैं समझता हूँ इसका जो शिक्षा है, जो संदेश है, वो ये है कि मैंने अनुभव किया कि ये पुस्तक माता पिता को समर्पित है। यही इस पुस्तक का सौंदर्य मुझे नजर आया। आदरणीय दातार सिंह जी 90 वर्ष की उम्र में हैं, 91 वर्ष में प्रवेश किए हैं। उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ प्रसन्न जीवन की हम सब आज के यहाँ कामना करते हैं। माता जी स्मृति शेष हैं और वो जिस भी लोक में हैं आज के सार्वजन को अनुभव करके अपनी बिटिया पर प्रसन्न हो रही होंगे। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माता पिता को लेकर के जो इसका सौंदर्य इसलिए कहा है कि हम सब कितने पुरुषार्थी हो जाएं, कितना बड़ा काम कर लें, कितने समृद्ध हो जाएं, कितने शिक्षित हो जाएं, बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लें, पर जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता है
गुरुओं की कृपा नहीं होती है तो हमारा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो मित्रों वो आदमी कभी सफल नहीं होता, कामयाब नहीं होता और ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। इस पुस्तक की जो मैंने कहा निवेदन किया कि जब ये पुस्तक 10-12 दिन पहले मेरे हाथ में आई तो मेरे मित्र मेरे बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत कौर पढ़ा, वो मैडम को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा इनमें से कोई है क्या? तो पहली नज़र में मुझे ये लगा कि ये शायद आवरण जो पृष्ठ है ये कुछ गलत हो गया है। जहाँ समर्पण है वहाँ तो फोटो है, यदि वहीं रहती यहाँ ना होती तो शायद ठीक रहता। पर जैसा मैंने निवेदन किया, एक विद्यार्थी का सोच और एक डॉक्टर का सोच अलग होता है। जब मैंने कविताओं को भावपूर्ण तरीके से पढ़ा तो मैंने लिखा, मैंने सोचा कि सच में इन्होंने किताब के शीर्ष पर अपने माता पिता को बैठाया। मैं उन क्षणों में ना समझ था, कृतिकार बहुत समझदार हैं और यही उनकी काव्य की विशेषता भी है। आप चलते जाइए, जैसा कि आपको सबको पता है कि डॉक्टर भट्टी की मातृभाषा पंजाबी है पर व्यवहार की भाषा हिंदी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि उनको काव्य के गुण अपनी माताजी से विरासत में मिले। जरूरी नहीं कि कोई कविता लिख करके छपाए या कवि सम्मेलनों में पढ़े। आप जीवन में जो सरलता से पेश आते हो, अच्छे शब्दों का उपयोग करते हो, अपने भाई से, बहन से, समाज में अपने नौकर से, अपने सहयोगियों से, तो वो शब्द भी कविता बन जाते हैं। तो आदरणीय राजेंद्र कौर जी जो स्मृति शेष हैं, उनकी विरासत को सम्मानीय इंद्रजीत कौर भट्टी जी ने मित्रों बखूबी संभाला। व्यवहार की भाषा हिंदी, विषय उनका अर्थशास्त्र है। तो उनकी कविताएं पढ़ के लगा कहीं अर्थ का या गणित का कोई गणित उनके रिश्तों में नहीं है, कविताओं में नहीं है। और जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, वे हर जगह समीकरण ढूंढते हैं कि रिश्तों में भी कोई समीकरण तो नहीं है। पर उन सब से बच लेना और साथ उन समीकरणों से बच लेना, रिश्तों में कोई गणित न लगाना, ये काम इन कविताओं में किया है। और मुझे लगता है कि आदरणीय इंद्रजीत कौर भट्टी एक बेहतर कविता पर सृजन कर सके। यदि मैं अपनी बात कहने के लिए उनकी कविताओं में जब गुजरा तो मैं उदाहरण के शब्द लेकर देना चाहूँगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं डॉक्टर चिलेकी सराय, वो चिकित्सा की डॉक्टर हैं, नाम है उनका सरिता डांगी। लंदन में रहती हैं, मेडिकल की प्रैक्टिस करती हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। कुछ महीने पहले उनसे संवाद हुआ तो संवाद में उनका एक वाक्य मुझे जहन में उतर गया, उसको मैंने डायरी में भी लिख लिया। उन्होंने लिखा कि भावनाओं में डूबी हुई कविता, भावना में डूबी हुई कविता और कविता में डूबी हुई, भावना में डूबी हुई कविता और कविता में डूबी हुई स्त्री बहुत सुंदर लगती है। भावना में डूबी हुई कविता और कविता में डूबी हुई स्त्री सुंदर लगती है। मैं कह सकता हूँ उनकी उस वाक्य के आधार पर इस सुंदर स्त्री की भावनाओं में डूबी हुई कविता है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा कि कविता में जीवन और जीवन में कविता, कविता में जीवन और जीवन में कविता। जब कविता में जीवन आता है, जिंदगी आती है, कविता में जिंदगी और जीवन में, कविता में जिंदगी, जिंदगी में, तो जब कविता में जिंदगी आती है तो कविता में जीवंतता आ जाती है, जिंदा दिली आ जाती है, जिंदा हो जाती है कविता, मान खड़ी हो जाती है। और जब जिंदगी में कविता आती है तो आपका जीवन सरस हो जाता है, रवानगी आ जाती है, आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, एक सृजनशीलता आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, समाज को, लोगों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। तो कविता में जिंदगी और जिंदगी में कविता। आज मैं इस कसौटी पर देखूंगा तो इंद्रजीत कौर भट्टी की कविताओं में जिंदगी भी है और उनकी कविता में जिंदगी है, उनकी ज़िंदगी में कविता है। इसी उनकी ज़िंदगी में जो कविता आई है उन्होंने एक बेहतर इंसान बना के उनको रखा है। कविता मांझती है, कविता हमें निखारती है हमारे व्यक्तित्व को। तो कविता जो का सृजन जो करते हैं, कविता में जो बैठते हैं, वो प्यार करना जानते हैं, वो मोहब्बत करना जानते हैं, वो लोगों से आत्मीयता बढ़ाना जानते हैं, समाज को कुछ अच्छा देना जानते हैं, उनके अंदर सृजनशीलता होती है, रचनात्मकता होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर इंद्रजीत कौर भट्टी की कविताओं में जिंदगी भी है, सरसता भी है, सहजता भी है और वो बेहतर लिखती है। किसी ने मुझे कहा कि इंद्रजीत कौर भट्टी
कुछ कुछ अमृता प्रीतम की तरह लिखती हैं। हमने कहा उनकी जैसी दिखती तो नहीं है पर लिखती हैं। स्वाभाविक है कि हम हमेशा अपने बुजुर्ग शायरों को, बुजुर्ग कवियों का, बुजुर्ग लेखकों का अनुकरण करते हैं। अपने घर में करते हैं तो साहित्य में करते हैं। हम साहित्य में उनके मानस पुत्र पुत्रियाँ होते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे पुरखे जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनका वाणी, उनकी जो झलक आ जाती है। निसंदेह कि वो प्यार को जीती हैं तो प्यार को लिखती हैं। वो जो प्यार को जिएगा, प्यार को लिखेगा, वो अमृता प्रीतम बनेगा। जब भी कोई अच्छी गज़ल लिखता है तो हम कहने लगते हैं दुष्यंत की तरह गज़ल लिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मानक दुष्यंत कुमार बन जाते हैं। कोई कहता है गालिब की तरह लिख रहे हैं, पर हमने दुष्यंत को बहुत लोकप्रियता के साथ पढ़ा तो हर किसी गज़लकार को हम तुलना करने लगते हैं, ये कहीं ना कहीं दुष्यंत की गज़ल लिख रहा है। इस तरह से मित्रों सिलसिला चला। वो अमृता प्रीतम की तरह लिखती हैं और जीती हैं। तो मेरा उनसे दरखास्त है, निवेदन है कि जिस तरह से उन्होंने प्रेम को जिया है, प्रेम को लिखा है, आत्मीयता से लिखा है, अपने माता पिता को जिया है, वे उनके माता पिता नहीं, समग्र सृष्टि के माता पिता हैं। जो भी इसको पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, कुछ संदेश लेगा, कुछ ग्रहण करेगा, कभी व्यक्ति से समष्टि की ओर जाता है। कभी लगता है वो खुद पे लिख रहा है, वो खुद पे नहीं लिख रहा होता है, वो समग्र पे लिख रहा होता है, ताकि लोग समझ सकें। तो मैंने निवेदन यही किया कि जिस तरह खाकी बदन पर अमृता प्रीतम ने लिखी है, अभी व्यक्ति से समष्टि तक की जो उनकी काव्य की यात्रा है इंद्रजीत कौर जी की, अभी उनको दार्शनिकता की उस ऊँची सोपान पर जाना है, उस ऊँची पायदान पर जाना है जहाँ उनकी कविता में और निखार आएगा। मैं उनका पिछला संग्रह याद कर रहा था। अच्छा है 14 साल बता दिए। संचालक जी ने उनकी प्रशस्ति में कहा कि वो सहज हैं और सरल हैं। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि इंद्रजीत कौर सरल हैं और सहज हैं, क्योंकि मेरा अनुभव कुछ अच्छा है इस मामले में। अच्छा है, खराब नहीं है, पर ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं सरल है और सहज है। वो अपनी बात को बेबाकी से कहती हैं, लेकिन विनम्रता के साथ कहती हैं। मैं अपना एक अनुभव सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हम डॉक्टर दुबे साहब को सुनना चाहते हैं, चिले साहब को सुनना चाहते हैं कि 14 साल पहले ही हमारी उनसे मुलाकात हुई है। डॉक्टर चिले साहब, आदरणीय मैडम चिले बैठी हैं, वो लेखिका संघ की अध्यक्ष हैं और वो एक पत्रिका निकालती हैं, उसका नाम है सुरम्या। तो डॉक्टर साहब ने मुझे वही 14-15 साल पहले वो सुरम्या भेजी कि नरेंद्र भाई इस पर आप समीक्षा लिख दीजिए। अब डॉक्टर साहब का आदेश कौन टालेगा, उन दिनों बहुत व्यस्तता रहती थी, पर मैंने उस पर समीक्षा लिखी, क्योंकि उसमें एक एक करके सबके कोई क्या कविताएँ थी, कोई की कहानियाँ थी। तो उसमें भट्टी मैडम की कहानी थी। उस समय में उनकी पहला उनका साहित्यिक परिचय मेरा उस पत्रिका की उस कहानी से हुआ, और मैंने भी उनकी ही तर्ज पर बेबाकी से उसमें लिखा कि लगता है ये लेखिका की पहली कहानी है, क्योंकि उसमें जो त्रुटियाँ मुझे नजर आई, वो कमी नजर आई, उसकी ओर मैंने इंगित किया। भट्टी मैडम समझदार हैं, सहिष्णु हैं, अपनी आलोचना बचा के जानती हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर। उन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तब तक मैं उनको आमने सामने जानता नहीं था, तभी मैं पापा जी को जानता था कि हम लोग एक ही मोहल्ले के रहवासी रहे। पर कुछ दिन बाद भट्टी मैडम ने अपनी काव्य संग्रह एक लम्हा गुलाब मुझे भेजा। कोई सज्जन मेरे पास लेकर आए, उसको पढ़ा, पर मैंने कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा लिख चुके हैं, एक बार गलती कर चुके हैं, और महिला साहित्यकारों से मैं बहुत डरता हूँ। पुरुषों से तो हम फिर सकते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत है, वो कुछ मैं खबर लेने लगे तो तुम्हारे पास दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं वो भी याद आ गई, मैडम कुलदीप कौर से मैं बैठी हुई। एक अच्छा संयोग था कि उनके मकान का गृह प्रवेश था, उनके घर का। तो उसमें गए तो भट्टी मैडम उसमें आई थी। तो अपन तो दूर दूर थे। भट्टी मैडम किसी तरह से मेरे पास आई और बोले, सर आपने मेरा काव्य संग्रह पढ़ा? तो कभी कभी पत्रकारों को, समीक्षकों को घमंड भी हो जाता है। पत्रकारों को तो विशेष, तो अपन तो नीम और करेला और नीम चढ़ा वाला मामला था, पत्रकार भी समीक्षा भी लिखने लगे। तो मैंने भट्टी मैडम से कहा कि मैडम आपने पूरी हमने एक ही दिन में पढ़ ली आपकी कविताएँ। कविता पढ़ने में बहुत अच्छी कविताएँ हैं, पर उसमें एक कविता थी उनकी, उसमें शीर्षक था आस। मैं आस कविता तो नहीं सुनाऊंगा, मैंने नोट करके रखी है, वो पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ। मैडम लिखती थी उसमें, पिछले संकलन में, बंद दरवाजे के बाहर जैसे मैं, बंद दरवाजे के बाहर जैसे मैं, कोई हल्की सी आस छोड़ आई,
चलते चलते उसके गमले में एक बीज मोहब्बत का बोकर आई। चलते चलते उसके गमले में एक बीज मोहब्बत का बोकर आई। अपन ने भी दार्शनिक अंदाज में वही क्या दिया, कमी दिखती है तो बड़े लोगों की कमी निकालना और अच्छा लगता है। हमने कहा आपने जो मोहब्बत का बीज है गमले में काहे को रोपा? रोपना था तो मोहब्बत तो गहरी चीज़ है, बड़ी है, पवित्र चीज़ है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, इससे बड़ी तो कोई सफाई होती नहीं है, प्रेम से बड़ा पवित्र कोई चीज़ होती नहीं है। तो इस सबसे ऊंची प्रेम सगाई और आपने गमले में रोप दिया, कितने दिन चलेगा? बोनसाई बन जाएगा। आपको ज़मीन में रोप के आना था मोहब्बत का। तो मैडम 2 मिनट को तो चुप रही और वही विनम्रता के लहजे में बोली कि सर मेरी जैसी मर्जी, बीज मेरा था, जहाँ बोलना था वो दिया। आप सोच सकते हो उस दौर के नरेंद्र मोदी को कोई ऐसा जवाब दे दे। मेरे जीवन का पहला अवसर था कि किसी ने मुझे ऐसा जवाब दिया, क्या करता? तो मैं भी जरा थोड़ी सी पॉलिटिशियन की तरह से मैंने भी मुस्कुरा करके मिलकर हाँ मैडम ठीक है। और बहुत जल्दी हमारे सतनाम भाई मिल गए जुनेजा जी, तो उनके साथ हम खिसक गए। तो अब बताओ कैसे कहेंगे वो सहज हैं सरल है, पर उनमें विनम्रता का गुट है। और मित्रों इसलिए वो सहज सरल नहीं होती हैं कि वो दबंगी के साथ में अपना जीवन यहाँ पर करती है। एक महिला को बहुत सशक्त होना चाहिए, सरल और सहजता उसे ढक लेती है, तो बहुत होशियार होना चाहिए, बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो भट्टी मैडम प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा जीती हैं, बहुत अच्छा बांट रही हैं। जो आदमी सृजनशील होगा वो परोपकारी होता है, पर दुख कातरता उनके भीतर है, पर दुख कातरता यही उनको एक बेहतर इंसान और बहुत अच्छा शायर बनाता है, कवि बनाता है। मित्रों निश्चित रूप से मैं कह तो रहा था कि कम शब्दों में बोलूँगा, पर बात कुछ ज़्यादा कह गया हूँ, तो किस पक्के से पता है जितना मैं समय ले रहा हूँ डॉक्टर साहब को समझ आ रहा है। पर मैं एक छोटी सी बात कह के तो मैं निवेदन ये करूँगा कि जैसे उस कहानी से फिर जोड़ता हूँ। अब जब मैंने उनकी इन कविताओं को पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने जो गमले में बीज रोपा था, भट्टी मैडम समझदार हैं, समझ गई, उन्होंने ज़मीन में रोपा है। इन कविताओं की जो गहराई और ऊंचाई है निश्चित रूप से वो पिछले संकलन की तुलना में बड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो नई कविताएँ आएँ, नया साहित्य आए, वो गगनचुंबी हो, व्योम की ओर निहारे और ऊंचा बढ़े और गहराई लेकर बढ़े। ये कविताएँ भी पिछले तुलना में गहराई लिए हैं, ऊंचाई लिए हैं। उनका मोहब्बत का बीज, उनके काव्य का बीज, उनके शब्दों का बीज जमीन में गहरे जा रहा है। एक कविता कह करके मैं अपने स्थान ग्रहण करूँगा। भट्टी मैडम ने इतनी कविताएं पढ़ दी, आलोक भाई को उन्होंने कहा कि अब हो गया। आलोक भाई हमें तो कहने वाले नहीं है, मुझे पक्के से पता है। उन्होंने कह दिया कि विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष को अतिथि को पर्याप्त समय है, आपको जितना बोलना हो बोल सकते। तो जब मैं आ रहा था तो मुझे हिंदी पर का वो गीत याद आ रहा था, जिंदगी का सफ़र कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, जिंदगी का सफ़र कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं। तो भट्टी मैडम की भी एक जो कविता है सफ़र, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। उनकी जितनी कविताएं हैं अच्छी हैं, पर कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं। उसमें से एक सफ़र भी है। इस सफ़र को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कितना सफ़र बाकी है नहीं जानती, कितना सफ़र बाकी है नहीं जानती, बस जानती हूँ तो इतना ही, लिखना मेरा धड़कनों को साधे रखता है, लिखना मेरा धड़कनों को साधे रखता है। कोई पीड़ा वेदना तिरोहित नहीं होती, छूट जाती है कहीं पीछे मैं आगे बढ़ जाती हूँ, छूट जाती है कहीं पीछे मैं आगे बढ़ जाती हूँ। नतमस्तक हूँ जिसने मुझे दाद दी, नतमस्तक हूँ जिसने मुझे दाद दी, तभी तो मजबूती लिए खड़ी हूँ आगे बढ़ती। शब्दों की उंगली थामे जटिलता गूढ़ता दूर रही, जटिलता गूढ़ता दूर रही। निश्चित ही एक दिन ब्रह्मांड की वेदना पीड़ा से मुक्त होंगे, प्रत्येक शब्द के चेहरे पर मुस्कान होगी। निकट है वो पल, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा बस। ये सफ़र है। तो मेरी यही कामना है कि आदरणीय इंद्रजीत कौर भट्टी जी का जो काव्य सफ़र है, बहुत सरसता के साथ, सौम्यता के साथ, गहराई के साथ, दार्शनिक अभिव्यक्ति के साथ निरंतर बढ़ता रहे। वे हम सबको
ऐसे ही कविताओं से रूबरू कराती रहे। उन कहानियाँ लिख रही हैं, उपन्यास लिख रही हैं, जल्दी कहानियाँ जल्दी उपन्यास आए और हम सबको फिर ऐसे बुलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, क्योंकि ऐसे सुधीर श्रोता मिलते नहीं हैं। आमतौर पर कार्यक्रमों में साहित्य समाज के लोग होते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं बोलते। पर निश्चित रूप से आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक श्री नरेंद्र दुबे जी। अवसर होगा कि हम सब समारोह के परम सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर